हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की और मोलर मास की। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो बार बार फिजिकल केमिस्ट्री में आता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई हुआ क्या, इसकी शुरुआत हुई एक कहानी से कि मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि जाओ मेरे लिए कुछ आयरन लेके आओ। तो मेरे लिए इतना सा आयरन लेके आया, इतना इतना छोटू सा आयरन का टुकड़ा लेके आया। तो मैंने पूछा कि बताओ कितना आयरन है, ये कितने आयरन के एटम्स है इसके अंदर। तो उसने एकदम अच्छे से रिसर्च करी और उसने मुझे बताया कि सर इस इतने से आयरन के टुकड़े में 6 × 10⁻28 एटम्स हैं, इतने से आयरन के टुकड़े में। तो पता चल रहा है प्रॉब्लम क्या हुई कि सर अगर अपन आयरन के अमाउंट को, कि भाई कितना आयरन है, उसे नंबर ऑफ एटम से मेजर करने जाएंगे तो छोटे से छोटे में भी इतने सारे एटम्स का डेटा अपन को रखना पड़ेगा। लेकिन हम ये रखना नहीं चाहते, तो हम एक नई यूनिट बनाएंगे और उस यूनिट को ही बोलते हैं हम मोल। हमने क्या किया कि एक बड़ा सा नंबर 6.022 × 10⁻23 इसको मान लिया 1 मोल के बराबर। मतलब अगर कोई मेरे पास 6.022 × 10⁻23 इतने एटम्स लाता है तो मैं उसे बोलूँगा कि अच्छा 1 मोल एटम लेके आया है ये। 1 मोल एटम मतलब इतने सारे एटम्स, इतने एटम कोई मेरे पास लाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो 1 मोल एटम लेके आया है। सर ये ही नंबर क्यों चुना, इतना गंदा सा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिला अच्छा सा। अच्छा ठीक है 10⁻23 तो इसे क्यों रखा, केवल 10⁻23 रख लेते। उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस बात को नोट कर लेते हैं। क्लियर। देखो since number of atoms या molecules in a small amount of substance अगर हम छोटा सा भी अमाउंट ले ले सब्सटेंस का, उसमें भी is very large, अगर हमने एक छोटा सा भी अमाउंट ले लिया सब्सटेंस का तो भी उसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है ये बात। तो आगे बढ़ते हैं। Hence the standard unit chosen for amount of substance किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज की गई और उसे कहा गया मोल। वेयर 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल। मतलब जब इतने सारे एटम कोई मेरे पास लाएगा तो मैं समझूंगा कि अच्छा 1 मोल लाया है। तो देखो इतनी सी चिमटी भर के लाया आप कोई मेरे पास तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा कितने एटम है, ओह इसका मतलब ये मेरे पास 2 मोल एटम्स लेके आया है। तो हमने एक नई यूनिट बना दी, एक अच्छी यूनिट बना दी, 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23। तो नोट कर लो इसे। अच्छा इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है इसे। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, इस पूरे नंबर को, इस नंबर को लर्न रखना है, बहुत काम का नंबर है। और इस एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट में Na लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, Na, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। ठीक है, नोट कर लो। हो गया 1 2 3।
अब कोई मुझसे बोलता है कि भैया अगर मैं ये बोलूँ कि मैं तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम्स लाया, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा 1 मोल हाइड्रोजन एटम लाए हो, मतलब तुम मेरे पास कितने एटम्स लाए हो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेके आए हो मेरे पास। बात समझ में आई। अगर कोई मेरे पास बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए 1 मोल ऑफ H2O मोलिक्यूल्स लेके आया हूँ, यानी कि वो मेरे पास कितने H2O के मोलिक्यूल लेके आया, अगर वो कोई बोलता है कि 1 मोल ऑफ H2O मोलिक्यूल्स लेके आया हूँ, तो वो मेरे पास कितने मोलिक्यूल्स लाया होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स लाया होगा। कोई मुझे बोलता है कि मैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लाया, तो कितना लाया होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 लाया होगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। इसे भी नोट कर लो एग्जाम्पल में। तो फील आई मोल की। मोल भी बेसिकली क्या है, वो नंबर ऑफ एटम्स ही है, लेकिन उसकी बड़ी यूनिट है कि इतने सारे एटम्स को एक मोल बोल दिया गया। 6.022 इंटू 10⁻23 वाले एटम्स को एक मोल बोल दिया गया। और एक बहुत मज़ेदार कहानी है कि इसी नंबर को हमने चूज़ क्यों किया, उस पर हम आएंगे आज ही की वीडियो में, ठीक है। तो बने रहना है, नोट करो। तो मोल का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत से लोग हवा बना देते हैं कि मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। मोल कंसेप्ट का मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि हम एटम्स के टर्म्स में ना मेजर करके मोल के टर्म्स में मेजर करते हैं, और एक मोल का मतलब हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल की बात करेंगे तो मोलिक्यूल हो जाएगा, एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स हो जाएगा। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम। इसके बाद टॉपिक आ जाता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एटम का एक मोल लूं, यानी कि एक मोल एटम लूं, तो उनका जो मास आएगा वो है मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का जो मास है वो है उसका मोलर मास। जैसे आयरन के मैं एक मोल एटम्स ले लूं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लूं, उनका जो मास आएगा वो होगा मोलर मास। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बात हम लिख देते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज मोलर मास। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि मोलर मास, इसे हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। मैंने बोला कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 1 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। इतने हाइड्रोजन एटम्स को जब हमने एक साथ रखा और उनका वजन तोला तो वो कितना आया, 1 ग्राम। इतने एटम्स का वजन मिला के आया 1 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक्सक्यूज मी, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ, मोलर मास ऑफ H2O, ये आया 18 ग्राम। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम H2O के कितने मोलिक्यूल्स ले लें, इतने Na मोलिक्यूल्स ले लें, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर ही तो है। तो H2O के Na मोलिक्यूल्स है ना, इसको लिखने का ही एक और तरीका क्या है, Na मोलिक्यूल्स ले लें तो मास ऑफ Na H2O मोलिक्यूल्स, कितना मास आएगा उनका टोटल मिला के 18 ग्राम। ग्राम आ गई यूनिट, पहले क्या थी, यू थी, यू एटॉमिक मास यूनिट, बहुत छोटी यूनिट थी, लेकिन अब मोलर मास आता है ग्राम्स में। तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने बोला कि इसका मास 1 ग्राम है, मोलर मास 1 ग्राम है, इसका मतलब उसके इतने सारे एटम्स को अगर हमने एक ही कटोरे में रख दिया और उसका मास देखा तो फिर वो आया 1 ग्राम। समझ में आई बात, ठीक है। और अच्छे से समझ में आएगी, अभी देखो हो गया, नोट कर लो। एक बहुत मज़ेदार बात समझ में आएगी अभी।
नोट। तैयार हो? मोलर मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, इक्विवेलेंट का इक्वल का ही एक बड़ा भाई होता है। ये कब एंट्री में आता है? जब इधर की यूनिट अलग है और इधर की यूनिट अलग है। तो मोलर मास इन ग्राम इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास इन AMU। हाँ, मतलब सर अपन ने लास्ट वीडियो में देखा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 AMU। हाँ या ना, यू लिखें या AMU लिखें। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मोलर मास भी ऑक्सीजन का होगा, अगर कोई मुझसे बोले तो मोलर मास भी ऑक्सीजन का होगा 16 ग्राम, मतलब यू की जगह बस ग्राम आ जाएगा। ये अंतर है मोलर मास और एटॉमिक मास में। हाँ, ये अंतर है एटॉमिक मास मोलर मास में। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एटॉमिक मास हमने लास्ट क्लास में देखा कार्बन का 12 था। हाँ था 12 AMU। तो अगर अपन मोलर मास बोले कार्बन का, मोलर मास ऑफ कार्बन, तो क्या वो 12 ग्राम होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 12 ग्राम। बात समझ में आ रही है? सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए हुआ कि वो जो अपना एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो वो साइंटिस्ट लोग भी बेसिकली इंसान ही तो है। अब वो ये सोचेंगे यार AMU में अलग बातें याद रखो, मोलर मास में अलग बातें याद रखो। तो एक काम करते हैं ना, उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा नंबर बनाए, एक ऐसा नंबर ऑफ एटम्स जितने अगर मैंने ले लिए तो जो मास AMU में था उतना ही मास उन एटम्स का मिला के ग्राम में आ जाएगा। नहीं आई सर बात समझ में? देखो AMU का मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया था? AMU का मतलब मैंने तुम्हें समझाया था 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ या ना? AMU का मतलब इतना होता है। अगर मैं इसे ग्राम में लिखूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि मैं कितने ऐसे एटम्स लूं। ये तो एक एटम का मास है, ये मास ऑफ एक एटम है। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैं कितने ऐसे एटम्स लूं जिनका मास 16 ग्राम आ जाए। कितना आ जाए? 16 ग्राम। तो सर एक एटम का मास इतना है, अपन ने मान लिया कि अपन ने लिए x एटम, तो x इंटू एक एटम का मास 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24। x इंटू, देखो दो लेते तो इसका मास दुगना हो जाता, हमने x लिए तो x टाइम इसका मास, और वो किसके बराबर आना चाहिए? 16 ग्राम के। ये कहानी समझ में आ रही है? बहुत मस्त फैक्ट बता रहा हूँ। बच्चे हमेशा बस ऐसे ही रट लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वही मोलर मास है ग्राम में। डिफरेंस है बहुत बड़ा। वहाँ तो एक एटम का मास है और यहाँ 6.02 इंटू 10⁻23 का मास है। तो ये नंबर जो 6.022 इंटू 10⁻23 ये आया कहाँ से? ये पिक्चर में हमारी आया कहाँ से, वो समझना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या किया कि एक एटम का मास लिया। एक एटम का ऑक्सीजन का मास है 16 AMU, और एक AMU का मतलब कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ या ना? यही होता है, 1.67 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अपन बस कैलकुलेशन इजी रख रहे हैं। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपन ने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो एक एटम का मास इतना है ऑक्सीजन के। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं एक बड़ा नंबर लूँ, कितने ऐसे एटम्स ले लूँ जिससे कि मास 16 ग्राम आ जाए। तो मुझे पता नहीं है तो मैंने x मान लिया, मैथ्स के बच्चे हैं। ठीक है, तो x इंटू एक एटम का मास, क्योंकि सर x एटम्स हैं तो x इंटू एक एटम का मास ये हो गया टोटल मास, और वो किसके बराबर होना चाहिए? 16 ग्राम के। तो देखो 16 से 16 कैंसिल, तो कितने एटम में ऐसे लूँगा वो आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻24। तो ये -24 ऊपर जाके +24, तो 1 इंटू 10⁻+24/1.6। तो 16 6 जा 96, तो 0.6 आ जाएगा इंटू 10⁻24। पॉइंट को राइट शिफ्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से आया वो एवोगैड्रो नंबर। उन्होंने एक जान करके
एक ऐसा नंबर लिया कि यार एक एटम का मास इतना है, तो कितने एटम उठाएंगे कि उनका टोटल मास मिला के 16 ही रहे पर ग्राम में, तो वो कितने आएंगे, हमेशा कितने आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, हमेशा इतने ही आएंगे। बात समझ में आई? तो वो जो नंबर है उसकी ये सिग्निफिकेंस है कि एक एटम का मास अगर 16U है तो कितने एटम ऐसे लें, कितने Na 6.022 इंटू 10⁻23 एटम लूंगा तो वो का वही मास आएगा ग्राम्स में। समझ में आई बात? ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है एवोगैड्रो नंबर की। तो इस बात को नोट करो, चाहो तो इस चीज को नोट करो या फिर नोट डाल के हम लिखवा देते हैं। Na was selected on a special condition सच दैट, ये वाली कंडीशन थी वो कि मोलर मास अगर हम वन मोल को हमने Na के ही तो इक्वल बोला कि वन मोल मतलब इतने एटम 6.022 इंटू 10⁻23, तो हम वन मोल के लिए डिसाइड कर रहे थे कि क्या नंबर लें। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि एक ऐसा नंबर लेते हैं ना कि जिससे मास बदले ही नहीं, बस यूनिट बदले। तो 16U याद करा है तो मोलर मास 16 ग्राम हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही नंबर लिया कि सच दैट मोलर मास इन ग्राम इक्विवेलेंट होगा एटॉमिक मास इन AMU के। ठीक है, इस कंडीशन पे ही Na सेलेक्ट किया गया था, इसीलिए वो इतना गंदा नंबर रखना पड़ा 6.022 इंटू 10⁻23। तो बात क्लियर हुई? ठीक है ना, चाहो तो इसे साइड में नोट कर लेना, और तुम्हें लगता है कि नहीं समझ में आ गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो नोट कर लो भाई वीडियो पॉज करके। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मोलर मास कुछ स्पेसिफिक एटम्स के जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इन्हें याद ही रख लेना है, ये बहुत ज़रूरी है, बार बार काम आते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे हम। हाइड्रोजन, हीलियम, एटॉमिक नंबर 1 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनका मोलर मास। तो हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, हीलियम का होता है 4 ग्राम, लिथियम का 6 ग्राम होता है कि 7 ग्राम, बेरिलियम का 9 ग्राम, बोरोन का 11 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, फ्लोरीन का 19 ग्राम, और इसका होता है 20 ग्राम। तो सर ये सारे याद रखने हैं क्या? सारे रखो तो बहुत अच्छा है, सारे नहीं रखो तो जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ इन्हें तो याद रखना ही है। हाइड्रोजन याद रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस ये 4 याद रखो, ये काम के हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। ऐसे ही 10 और देखेंगे। इसे भी याद रखो, हीलियम के को भी। ठीक है ना, हीलियम भी कभी कभी काम आता है, तो हीलियम का मास भी याद रखना। अब आ जाते हैं इधर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्या सर 16 के बाद 19, क्लोरीन, आर्गन ही आता है ना भाई क्लोरीन के बाद, हाँ, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम का होता है 24.3 ग्राम, एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम, सिलिकॉन का होता है 28 ग्राम, फॉस्फोरस का होता है 31 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, आर्गन का 40 ग्राम, ये
39 ग्राम। पोटेशियम का कितना होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40 ग्राम। इनमें से कौन से याद रखने हैं? इनमें से सारे याद रखो तो बहुत अच्छा है। क्या सर कंप्यूटर समझे हो क्या? सोडियम याद रखना 23, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर याद रखना 32, क्लोरीन याद रखना है, कैल्शियम याद रखना और पोटेशियम याद रखना। ठीक है, इतने याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार काम आते रहते हैं। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। अब हम सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे निकाला जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी, बहुत मज़ेदार, इसे याद रखना तो हो जाएगा मेरे यार। सर शायरी तो एक से एक आती है मुझे। सर सुनाओ ना, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पढ़ो, शायरी का भी मौका आएगा। मोलर मास, टॉपिक डालेंगे मोलर मास ऑफ, किसका मोलर मास निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का मोलर मास बिल्कुल जैसे मॉलिक्यूलर मास था ना, वो की वही कहानी। जैसे तुम निकाल के बताओ मुझे CH4 का सेकंड, C6H12O6 का थर्ड, H2O का फोर्थ, N2 का फिफ्थ, एक आध और ले लेते हैं, कोई अच्छा है क्या अपने पास? NaCl का निकाल दो, सॉल्ट का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? एक इनका मोलर मास, ठीक है ना। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना, बिल्कुल ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, वैसे के वैसे ही, बस आंसर काय में आएगा? ग्राम में आएगा। तो सर इसका मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ CH4, एक कार्बन का मास कितना होता है? अभी देखा 12 ग्राम, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, लेकिन कितना है हाइड्रोजन? 4, तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है क्या? ग्लूकोज का देख लो, चलो ग्लूकोज, चलो अभी मैं ही बता देता हूँ, कल भी होमवर्क में दे दिए थे ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा 6 कार्बन है तो 12 × 6 प्लस 12 ऑक्सीजन, तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 16 × 6, तो 12 6 = 72 प्लस 12 प्लस 16 6 = 96। अब इन्हें तुम जोड़ोगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आंसर 180 आएगा, 180 ग्राम। मोलर मास में हमेशा यूनिट क्या आएगी? ग्राम आएगी। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 6 और 4 10, कैरी 1 और बिल्कुल 180 ही आएगा। H2O का तुम निकालो, N2 का तुम निकालो, NaCl में बता देता हूँ। NaCl का मोलर मास कितना होगा? सर ये भी क्यों बता रहे? सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, यानी कि कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो ये अपना कवर हो गया, NaCl और मोलर मास मॉलिक्यूल का निकालना हमें आ गया। ये कहाँ काम में आएगा? ये काम में आएगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।